पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया नहीं बल्कि 1% जमहूरिया कहना चाहिए। ये बात पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 अक्टूबर 2022 को कही है। उन्होंने एक और बात भी कही कि पाकिस्तान हमारे लोगों की सलाहियतों और उमंगों का कब्रिस्तान है। उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीतते। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के निस्फ जजेस हैं और वफाकी काबीना के अरकान एक ही स्कूल से क्यों आते हैं, बाकी स्कूलों के लोग वफाकी काबीना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं बनते हैं। और उन्होंने डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में एक बात बताई जो उन्होंने 22 ख़ानदानों के बारे में बताई थी। और उन्होंने ये बताया कि कामयाब मईशत नए कारोबारी अफराद को कैसे जन्म देती है। बिल गेट्स के बारे में उन्होंने बताया, मार्क ज़करबर्ग के बारे में बताया और जेफ बेज़ोस के बारे में बताया। उन्होंने फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के बारे में भी बताया। वो तमाम बातें, वो तमाम सवालात जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान से रिलेटेड किए, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया नहीं बल्कि 1% जमहूरिया क्यों कहना चाहिए, पाकिस्तान हमारे लोगों की सलाहियतों और उमंगों का कब्रिस्तान क्यों है, और पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीतते हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक आर्टिकल में पब्लिश किया। वो आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बताता हूँ उनका मौक़िफ़ क्या था कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया क्यों नहीं कहना चाहिए। और तीसरे नंबर पे उन्होंने ये बात टेड टॉक में भी कही है और उन्होंने IBA कराची, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, वहाँ पे भी लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया क्यों नहीं कहना चाहिए, क्यों उसको 1% जमहूरिया कहना चाहिए। तो ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों के जो तमाम डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको रिपब्लिक या जमहूरिया का मतलब बताता हूँ। रिपब्लिक का मतलब एक ऐसी रियासत होती है जिसमें अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास आला ताकत होती है और जिसमें बादशाह की बजाय मुंतखब या नामजद सदर या वज़ीर आज़म होता है। रिपब्लिक की दूसरी डेफिनेशन ये है, एक ऐसा मुल्क जिसकी हुकूमत अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं और इसकी क़यादत एक सदर या वज़ीर आज़म करता है, ना कोई बादशाह या मलका। मतलब ये है कि वोटों के ज़रिए जब हम MPA MNA सिलेक्ट करते हैं और वही MPAs MNAs जाके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं या फिर सदर का इंतखाब करते हैं। तो असल जो पावर होती है वो अवाम के पास होती है और अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास होती है, ना कि किसी बादशाह या फिर मलका के पास होती है। तो ये असल डेफिनेशन है रिपब्लिक की। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जो कि हमारा ये है कि पाकिस्तान को 1% जमहूरिया क्यों कहना चाहिए। तो हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को इस वजह से 1% जमहूरिया कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मौक़े, ताकत और दौलत सिर्फ 1% लोगों तक महदूद हैं, बाकियों को कामयाबी के मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत सिर्फ इन 1% लोगों पर इन्हिसार करती है और अब पाकिस्तान की मईशत तरक्की याफ्ता नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये मुल्क के बेशतर अफराद की सलाहियतों को नज़रअंदाज करती है। और इसके बाद वो एक मिसाल देते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिर्फ नवंबर के दूसरे हफ्ते में पैदा होने वाले खिलाड़ियों से मुंतखब करते हैं तो हमेशा हम एक कमज़ोर टीम तैयार करेंगे क्योंकि ये सिर्फ आबादी में से 2% लोगों से इंतखाब करेगी और हमारी टीमों ने कई सालों में हमारे पास मौजूद अजीम लोगों की सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया होगा। ये वही गैर मुनसिफाना और गैर माकूल तरीका है जो हम आला लोगों को चुनने के लिए करते आ रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह हमारी टीम हारती रही इस तरह हम बहसियत कौम हारते रहे।
اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سال 40 لاکھ پاکستانی بچے 18 سال کے ہو جائیں گے۔ ان میں سے 25% سے کم انٹرمیڈیٹ اسٹریم سے گریجویٹ ہوں گے اور تقریباً 30,000 او لیول اور اے لیول اسٹریم سے گریجویٹ ہوں گے، اور 30 لاکھ سے زائد بچے یا 75% سے زائد بچے نے 12 سال کی تعلیم مکمل نہیں کی ہوگی، کیونکہ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں تمام بچوں میں سے آدھے بچے اسکول سے باہر ہیں، اور یہ اے لیول کے 30,000 بچے اعلیٰ یونیورسٹیوں پر حاوی ہوں گے۔ بہت سے بیرون ملک تعلیم حاصل کریں گے اور آگے چل کر لیڈر بنیں گے۔ یہ تمام 18 سال کی عمر کے بچے 1% سے بھی کم ہیں۔ یہ واحد پاکستانی ہیں جن کے لیے پاکستان کام کرتا ہے، لیکن یہ بدتر ہوتا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ سکول ہیں، پھر بھی کچھ سالوں میں سے ہمارے سپریم کورٹ کے نصف ججز اور وفاقی کابینہ کے ارکان صرف ایک ہی سکول سے آتے ہیں، جو کہ ایچیسن کالج لاہور ہے۔ اور وہ کراچی گرامر سکول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سکول امیر ترین تاجروں کی غیر معمولی تعداد فراہم کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 امریکی سکولوں، کیڈٹ کالج حسن عبدال اور چند مہنگے پرائیویٹ سکولوں کو شامل کر لیں تو شاید مجموعی طور پر 10,000 بچے فارغ التحصیل ہوں گے۔ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ چند بچے مستقبل میں پاکستان کے بیشتر صوبوں میں سر فہرست ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے باپ آج سب سے اوپر ہیں۔ 50 سال قبل ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے پیشین گوئی کی، نشاندہی کی کہ 22 خاندان پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ اور بینکنگ اثاثوں پر بہت زیادہ ان کا کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، بہت زیادہ حصے کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آج بھی وہی 22 خاندان ہیں جو قومی دولت کے بڑے حصے پر قابض ہیں۔ یہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے یا دولت کا ارتکاز ہے، وہ پاکستان کے لیے منفرد نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب معیشت نئے کاروباری افراد کو جنم دیتی ہے، وہ نئی صنعتوں اور نئی ٹیکنالوجیز کی نمائندگی کرتی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو امیر بننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دولت، طاقت اور مواقع ایک غیر تبدیل شدہ اشرافیہ تک محدود ہیں۔ جیف بیزوس، مارک زکربرگ اور بل گیٹس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں، ان کے پاس جو دولت ہے وہ اب ان کی خاندانی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود محنت کر کے اتنی دولت کمائی، آج دنیا کے امیر ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ فارمر امریکن پریزیڈنٹس رونلڈ ریگن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد سیلز مین تھے، بل کلنٹن کے والد شرابی تھے، براک اوباما کی پرورش اکیلی ماں نے کی، لیکن یہاں تقریباً ہر کامیاب پاکستانی اپنی کامیابی کا مرہون منت اپنے والد کے مقام پر ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے، طاقت جو ہوتی ہے، اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں، وہ اس کے فادر کے سٹیٹس کی وجہ سے اس میں شفٹ ہوتی ہیں، جیسے بھٹو کو کی وجہ سے بے نظیر کو ٹرانسفر ہوئی، اور بے نظیر اور زرداری کی وجہ سے بلاول بھٹو کو شفٹ ہوئی پاور۔ اور دوسرے نمبر پہ مریم نواز کو دیکھ لیں، حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، ان کے پاس جو دولت ہے یا پاور ہے یا اپرچونٹیز ہیں، ان کو ان کے فادر کی وجہ سے ملی، انہیریٹنس میں ملی۔ انہوں نے اپنی محنت سے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو دولت، پاور یا اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، وکلاء کے بچے وکلاء بنتے ہیں، اور علماء کے بچے علماء بنتے ہیں، لیکن ڈرائیور کا بچہ ڈرائیور بنتا ہے، نوکر کا بیٹا نوکر ہی بنتا ہے، نوکرانی کی بیٹی نوکرانی ہی بنتی ہے۔ اور گلوکاروں نے اپنے خاندان بنائے ہوئے ہیں، گلوکاروں کے بیٹے بھی گلوکار ہی پیدا ہو رہے ہیں، اداکاروں کے بیٹے اداکار ہی پیدا ہو رہے ہیں۔
फार्मर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ये बताते हैं कि दो शोबे ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, जहां पर गरीबों के बच्चे भी जा सकते हैं। लेकिन जब ये ज्वाइन कर लेते हैं ऐसी सर्विसेज, तो वो भी उनके लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं और उनके साथ ही उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पिछला मकाम जो होता है उसको भूल जाते हैं। वो कहते हैं, क्या ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीतते। हम अपने 1% से भी कम बच्चों को सही तरीके से तालीम देते हैं। यकीनन हमारे पास ज़हीन और बासलाहियत लोग हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते और नौकरानियों और धोबियों की सूरत में काम करते हैं। यहाँ पे कोई फिजिस्ट नहीं बनता, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लोगों की सलाहियतों और उमंगों का कब्रिस्तान है, क्योंकि उनको मौके नहीं दिए जाते। इस वजह से हमारे लोगों की सलाहियतों और उमंगों का कब्रिस्तान है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। उनकी सही तरीके से नशोनुमा नहीं होती और 86% ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर रातों को भूखे सोते हैं। जनूबी एशिया में ज़्यादातर बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही मर जाते हैं। पाकिस्तान समाजी और गोल्फ क्लबों के अरकान के लिए बेहतर काम करता है, लेकिन अगर आप भूखे बच्चे, बेज़मीन, बेघर, मदरसा के तालिब इल्म हैं, या आप दिहाड़ीदार मजदूर के बेटे हैं, या फिर घरों में काम करने वाली आयात हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं करता। पाकिस्तान हमारे ज़्यादातर मुतवस्सित घरानों के लिए अच्छा काम नहीं करता। यही वजह है कि अदम इत्मीनान गालिब रहता है। कामयाबी की असल पेशगो एक शख्स के वालिद की हैसियत है। ज़हानत, काबिलियत और काम की अखलाकियात मुतल्लका नहीं हैं। पाकिस्तान का एलीट कम्पैक्ट दौलत और ताकत को नस्लों तक कायम रहने देता है और बाकी सब को बाहर रखता है। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तानियों को गरीब कर रही है और अशराफिया के कम्पैक्ट को खोलना क्यों ज़रूरी है। हमें मुत्तहद होने और बहसियत कौम तरक्की करने के लिए एक नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चला कि फार्मर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया क्यों नहीं कहना चाहते, वो इसको 1% जमहूरिया क्यों कहना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ताकत, दौलत और मौके सिर्फ 1% लोगों तक महदूद हैं और वही 1% लोग जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम पर काबिज हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं और इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।